स्वागत है आपका लर्न विद किया स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के जो अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? ठीक है, सही जवाब है कांस्य युगीन। ये कांस्य युगीन काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ठीक है, ये था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। डेड हाउस किस स्थान पे था? ठीक है, डेड हाउस का मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी कि जो एक स्नानागार था वो कहाँ था? वो मोहनजोदड़ो में था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? सही जवाब है यहाँ पे तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह तक्षशिला था। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप उसका नाम। ठीक है, 4 वेद हो गया, कोई ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया और एक वेद ध्यान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, एक जो वेद है वो हो गया आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश देवता किसी से संबंधित है? ये सारे के सारे जो हैं प्रकृति से संबंधित हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित जो अधिकांश देवता है वो प्रकृति से संबंधित है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। याद रखेंगे, ये मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की। महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की। बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, याद रखेंगे। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, यानी कि पहला उपदेश दिया था। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, फिर से आ गया, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं वो 24 हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नाम से भी जाना जाता है? वर्धमान के नाम से। ठीक है, महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किसने करवाया था? तो ये कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कुशीनारा में हुआ था, जिसे कुशीनगर या कुशीनारा भी कहा जाता है। यहीं पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो ये है बुद्ध धर्म संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म संघ, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? क्या है? तो ये अहिंसा है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो चाणक्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे कौन थे? चाणक्य थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सत्ता प्राप्त की थी? तो ये नंद वंश थे। ठीक है, और इसके समय जो राजा थे वो कौन था? घनानंद था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। याद रखेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 321 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए जाते हैं?
सही जवाब है ये ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में पाए जाते हैं? ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अभिलेख अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी देता है? सही जवाब है धौली और जौगर अभिलेख। धौली और जौगर अभिलेख। अगला प्रश्न है किस यूनानी राजदूत ने मौर्य काल का विवरण दिया था? ये मेगास्थनीज, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इंडिका पुस्तिका के जो लेखक हैं ये मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, और ये राजनीति से संबंधित है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का जो पुत्र था ये अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय की परंपरा किस स्थान से मानी जाती है? तक्षशिला से, ठीक है। तो प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय की जो परंपरा है वह तक्षशिला से मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं महाभारत का रचयिता कौन है? ये वेद व्यास हैं, ठीक है। महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास हैं और इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? सही जवाब है वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। रामायण को वाल्मीकि ने रचना की है। अशोक द्वारा बनाया गया, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अशोक द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने धम्म नीति का प्रचार किया? यह अशोक ने किया, ठीक है। तो किस भारतीय शासक ने धम्म नीति का प्रचार किया? अशोक ने। अगला प्रश्न है मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगिरी। ऑप्शन बी सही जवाब है मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। तो ऐसा इसको और डार्क कर लिया जाए ताकि, चलिए ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? सही जवाब है कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त किस कला के प्रेमी थे? गायन के। समुद्रगुप्त गायन के प्रेमी थे। अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? सही जवाब है कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया था। अगला प्रश्न है हेन सेंग भारत में किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। हेन सेंग भारत में हर्षवर्धन के समय आया था। अगला प्रश्न है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही जवाब है विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अगले प्रश्न को देखते हैं शकों को पराजित करने वाला राजा कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने वाला जो राजा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था वो समुद्रगुप्त था। अगले प्रश्न को देखते हैं कौन सी लिपि गुप्त काल में सबसे अधिक उपयोग में थी? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो कौन सी लिपि गुप्त काल में सबसे अधिक उपयोग में थी? ब्राह्मी लिपि। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? सही जवाब है हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षचरितम ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए, ठीक है। तो हर्षचरित जो ग्रंथ है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है किस शासक ने बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया? अशोक ने। किस शासक ने बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया? अशोक ने। अगला प्रश्न है किस यूनानी लेखक ने भारत यात्रा के अनुभवों का वर्णन पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक लिखी? तो ये अनोनिमस है, ठीक है।
अनोनिमस, ठीक है। यानी कि इस जनरली ये अगर लिसन बुक के हिसाब से देखें तो इस लेखक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर भी भारतीय इतिहास में इसका एक महत्व है, ठीक है। तो ये अननोन लेखक है, ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए, पतंजलि कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? पतंजलि ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? योग सूत्र। याद रखेंगे, बाबा रामदेव का जो ही प्रोडक्ट आता है पतंजलि के नाम से आता है, और बाबा रामदेव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? योग गुरु के नाम से। तो इस हिसाब से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आयुर्वेद के महान ज्ञाता कौन थे? सही जवाब है चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी। ये सारे के सारे जो हैं आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सुश्रुत जो थे एक वैद्य थे, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उसे कहा जाता है सुश्रुत संहिता, और ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही जवाब है ज्योतिष और गणित, ठीक है। आर्यभट्ट जो है थे वो ज्योतिष और गणित से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की संकल्पना सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दी थी। अगला प्रश्न है, वाराहमिहिर किस ग्रंथ के लेखक हैं? ठीक है, तो ये पंचसिद्धांतिका नाम है, ठीक है। पंचसिद्धांतिका नामक जो ग्रंथ है वो वाराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? सही जवाब है भरत मुनि। याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं। कालिदास किसके दरबार में थे? सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? सही जवाब है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद, ठीक है। और इन्हीं के उपरांत मौर्य वंश का स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? सेलुकस को, ठीक है। ये अलेक्जेंडर का, या यूं कहें कि सिकंदर का राजदूत था, सेनापति था, और इसी को सेलुकस नामक सेनापति को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा था? सही जवाब है बोधगया। मौर्यकालीन सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन था? बोधगया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची का जो स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा किस भाषा का प्रयोग करती है? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा किस भाषा का प्रयोग करती है? पाली भाषा का। अगला प्रश्न है, किस वंश ने सबसे पहले सिक्कों पर राजा की मूर्ति अंकित की? सही जवाब है इंडो यूनानी वंश ने। किस वंश ने सबसे पहले सिक्कों पर राजा की मूर्ति अंकित की? तो इंडो यूनानी वंश ने। अगला प्रश्न है, पहली बार किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? सही जवाब है अलबरूनी ने, ठीक है। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? अलबरूनी ने कहा था। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध विहारों का विस्तार से वर्णन किया था? ये था फाहियान, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध विहारों का विस्तार से वर्णन किया था? तो फाहियान ने। फाहियान भारत में किस शासक के काल में आया था? विक्रमादित्य के। फाहियान भारत में किस शासन के काल में आया था? विक्रमादित्य के। हर्ष ने किस धर्म का संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। हर्ष ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। किस धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म में। याद रखेंगे, किस धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 16 महाजनपद कहा जाता है। याद रखेंगे, महाजनपदों की जो संख्या है वह 16 है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस महाजनपद ने मगध पर अधिकार किया? सही जवाब है जारासंध। हालांकि ये जारासंध कोई महाजनपद था नहीं, ये जारासंध एक राजा थे जिनके द्वारा मगध पे पहली बार अधिकार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली में दिए थे। अगला प्रश्न है,
बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या होता है? बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ होता है बुद्ध की शरण में जाता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग की शुरुआत कब मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लौह युग की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है यह महावीर स्वामी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख जो व्यवसाय था क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। लोहा से वो लोग अनजान थे। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है? सही जवाब है लोथल से। किस स्थान से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो ग्रेनरी। सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए ग्रेनरी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि एक अन्न रखने का जो जगह होता है उसे ग्रेनरी कहा जाता है। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र थे। वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थे। प्रयाग प्रशस्ति की किसके बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध नाटक मालवी काग्निमित्रम किसने रची थी? कालिदास ने। प्रसिद्ध नाटक मालवी काग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के चलते थे? सोना के। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के चलते थे? सोने के सिक्के चलते थे। गुप्त शासकों ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? संस्कृत को। गुप्त शासकों ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? संस्कृत को। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि का। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? ब्राह्मी लिपि का। नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी किनारे। नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? ठीक है, ये नालंदा में था। महायान बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो नालंदा में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। अजंता की गुफा में चित्रकला किस धर्म से जुड़ी है? सही जवाब है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा में चित्रकला किस धर्म से जुड़ी है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके समय में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके समय में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग ने। सबसे पहले किस शासक ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे पहले किस शासक ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिंधु सभ्यता में सभ्यता की योजना कैसी थी? ग्रिड प्रणाली। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जो सभ्यता की योजना थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धम्म शब्द का तात्पर्य क्या है? नैतिक आचरण। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धम्म शब्द का तात्पर्य है नैतिक आचरण। बुद्ध के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है दीपवंश। ठीक है, दीपवंश। बुद्ध के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दीपवंश। अशोक के शासनकाल में
सबसे अधिक शिलालेख किस भाषा में है? सही जवाब है प्राकृत भाषा में। अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में है। किस गुफा में अशोक का लेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में है? सही जवाब है शहबाजगढ़ी। ठीक है, शहबाजगढ़ी में। किस गुफा में अशोक का लेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में है? शहबाजगढ़ी में। बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आजीवक संप्रदाय। सप्तवर्षी संवत किस वंश से संबंधित है? शक वंश से। ठीक है, सप्तवर्षी संवत जो है वो शक वंश से संबंधित है। गुप्त काल में अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। ठीक है, गुप्त काल में अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। याद रखेंगे, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया था? आर्यभट्ट ने। किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया था? आर्यभट्ट ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। किस वंश ने पहली बार अश्वमेध यज्ञ किया था? शुंग वंश ने किया था। किस वंश ने पहली बार अश्वमेध यज्ञ किया था? शुंग वंश ने। अजंता गुफाएं मुख्यतः किस काल की हैं? सही जवाब है गुप्त काल की। अजंता गुफाएं मुख्यतः किस काल की हैं? गुप्त काल की। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? चतुर्थ। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? चतुर्थ। कनिष्क का संबंध किस वंश से था? कुषाण वंश से। कनिष्क का संबंध किस वंश था? कुषाण वंश से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क के। अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क के। नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े थे? दर्शन से। ठीक है, नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े थे? दर्शन से। गांधार कला शैली किस संस्कृति की मिश्रण है? यूनानी बौद्ध। गांधार कला शैली किस संस्कृति का मिश्रण है? यूनानी बौद्ध। अमरावती कला शैली मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अमरावती कला शैली मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में किस शासक को कविराज कहा गया है? सही जवाब है समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में किस विषय पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं? सही जवाब है साहित्य। गुप्त काल में किस विषय पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं? साहित्य। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? बृहद्रथ। ये अशोक का मतलब अशोक के पुत्र थे और ये मौर्य वंश के सबसे अंतिम सम्राट थे और इन्हीं के राज्य में जो पुष्यमित्र था वो सेनापति था और इसने धोखे से बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की मगध पर। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। प्राचीन भारत में पाणिनि किस विषय के ज्ञाता थे? व्याकरण के। पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। किस शासक को बौद्ध धर्म का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? सही जवाब है कनिष्क को। किस शासक को बौद्ध धर्म का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। चरक संहिता किस विषय पर है? चिकित्सा के विषय पर है। चरक संहिता किस विषय पर है? चिकित्सा के विषय पर। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। किस सभ्यता को
नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। सिंधु सभ्यता को नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का आकार कैसा था? आयताकार था। वैदिक युग में नृपति किसे कहा जाता था? राजा को, ठीक है। तो वैदिक युग में नृपति राजा को कहा जाता था। उपनिषद किससे संबंधित ग्रंथ है? सही जवाब है दर्शन से। उपनिषद किससे संबंधित ग्रंथ है? दर्शन से। किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद को। किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद को। वेदों की भाषा क्या थी? सही जवाब है संस्कृत। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा राजा सबसे शक्तिशाली बना? पल्लव। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली बना? तो पल्लव राज। गुप्त काल में भूमि दान प्रणाली किसने शुरू की थी? सही जवाब है समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में भूमि दान प्रणाली किसने शुरू की? समुद्रगुप्त ने। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध को ईश्वर रूप में मानती है? सही जवाब है महायान शाखा। बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो जो महायान शाखा था वो बौद्ध धर्म को ईश्वर का रूप मानती थी। वज्जी महासंघ की राजधानी क्या थी? सही जवाब है वैशाली। वज्जी महासंघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में, ठीक है। तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है और इसे भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी भी कहा गया है ऋग्वेद में। हैन संघ किस देश का था? सही जवाब है चीन का। हैन संघ किस देश का था? चीन का। सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेद में। सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेद में। बहरहुत स्तूप किस काल का है? शुंग काल का। बहरहुत स्तूप किस काल का है? शुंग काल का। किस स्थान से सबसे पुराना जैन मंदिर मिला है? मथुरा। किस स्थान से सबसे पुराना जैन मंदिर मिला है? मथुरा से। रथ यात्रा उत्सव की परंपरा किस धर्म से जुड़ी है? सही जवाब है हिंदू धर्म से, ठीक है। तो रथ यात्रा उत्सव की परंपरा किस धर्म से जुड़ी है? हिंदू धर्म से। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? सही जवाब है 1 लाख। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1 लाख। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। गुप्त काल में किसने खगोल शास्त्र पर सूर्य सिद्धांत लिखा? सही जवाब है वाराहमिहिर। गुप्त काल में किसने खगोल शास्त्र पर सूर्य सिद्धांत लिखा? वाराहमिहिर ने। बौद्ध धर्म के अनुयायी संघ में प्रवेश के समय क्या ग्रहण करते थे? सही जवाब है त्रिरत्न। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क का शासनकाल किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म। कनिष्क का शासनकाल किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ करवाई थी? सही जवाब है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ करवाई थी? कुंडलवन कश्मीर में। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सही जवाब है बुद्ध चरित की। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरित के। गंधार कला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई? सही जवाब है कनिष्क के। गंधार कला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई? कनिष्क के।
मिलिंद पन्नू किसके संवादों पर आधारित है? सही जवाब है मेनांडर और नागसेन। मिलिंद पन्नू किसके संवादों पर आधारित है? मेनांडर और नागसेन। महायान और हीनयान का विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है चौथी बौद्ध संगीति के समय। ठीक है, तो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के दो शाखाओं में विभाजित किए गए थे और ये चौथी बौद्ध संगति के समय विभाजित हुए थे। नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित है? मध्यक दर्शन। नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित है? मध्यक दर्शन। महावस्तु ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है बौद्ध धर्म से। महावस्तु ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा प्रमुख है? सही जवाब है बुद्ध को ईश्वर के रूप में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में। महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा प्रमुख है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में। मथुरा कला शैली किस धर्म से संबंधित है? डी, यानी कि मथुरा कला शैली जो है वो जैन, बुद्ध और हिंदू ये तीनों धर्म से संबंधित है। गंधार शैली किस विदेशी प्रभाव का परिणाम है? यूनानी। गंधार शैली जो है वो किस विदेशी प्रभाव का परिणाम है? यूनानी। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? वज्जी। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? वज्जी। आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। हर्षवर्धन ने कौन सी सभा आयोजित की थी? प्रयाग सभा। हर्षवर्धन ने कौन सी सभा आयोजित की थी? प्रयाग सभा। हर्षचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। किस शासक को प्रयाग सम्राट कहा जाता था? हर्षवर्धन को। किस शासक को प्रयाग का सम्राट कहा जाता था? हर्षवर्धन को। सूत पिटक किस धर्म ग्रंथ का भाग है? त्रिपिटक का। सूत पिटक किस धर्म ग्रंथ का भाग है? त्रिपिटक का। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? ग्रामीण। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामीण होता था। नंद वंश के अंत के साथ किस वंश की स्थापना हुई थी? मौर्य वंश के। ठीक है, धानानंद अंतिम राजा था नंद वंश का और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे युद्ध में हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? सही जवाब है विशाखदत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कालिदास किस राजा के दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास किस राजा के दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। समुद्रगुप्त को कौन सा उपनाम दिया गया था? कविराज। समुद्रगुप्त को कौन सा उपनाम दिया गया था? कविराज। देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है? भास की। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? भास की। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा नहीं है?
मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा रची गई है। इसके अलावा कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, ये सारे के सारे कालिदास द्वारा इसकी रचना की गई है, लेकिन मुद्रा राक्षस का रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने। कौन सा शासक वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। कौन सा शासक वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। आर्यभट्ट का प्रमुख कार्य क्या था? ठीक है, तो ये खगोल और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट का प्रमुख कार्य क्या था? तो खगोल और गणितज्ञ थे। हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के समय प्रसिद्ध हुई? गुप्त। स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के समय प्रसिद्ध हुई? गुप्त। नीति शतक के लेखक कौन थे? भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? कश्मीर में। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? विहार। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? विहार। प्राचीन भारत में यवनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यूनानी के लिए। प्राचीन भारत में यवनी शब्द यूनानियों के लिए प्रयोग किया जाता था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। भारत में सर्वप्रथम किसने सिक्कों का प्रचलन किया? मौर्य ने। भारत में सर्वप्रथम किसने सिक्कों का प्रचलन किया? मौर्य वंश ने। सबसे प्राचीन अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। सबसे प्राचीन अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? प्रगति नगर। ठीक है, बाकी हड़प्पा है, लोथल है, धौलावीरा है, लेकिन ये उसे संबंधित नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की लिपि को किस श्रेणी में रखा गया है? सही जवाब है चित्रलिपि में। ठीक है, सिंधु घाटी की लिपि को किस श्रेणी में रखा गया है? तो चित्रलिपि में। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में तांबा धातु का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, और वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक युग में कौन सी सभा वृद्धजनों की होती थी? सही जवाब है सभा। वैदिक युग में कौन सी सभा वृद्धजनों की होती थी? तो सभा। वेदों की कितनी शाखाएं होती हैं? 21। वेदों की शाखाएं कितनी होती हैं? 21। महावीर स्वामी का उपदेश किस भाषा में था? ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में। और बुद्ध की जो उपदेश थे वो पाली भाषा में था। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 24। जैन धर्म में तीर्थंकरों की जो कुल संख्या मानी जाती है वो 24 मानी जाती थी और मानी जाती है, और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक तप किया था? 6 वर्षों तक। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था, उपदेश। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें। ये थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ।
महाजनपदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 16। बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो था वो कश्मीर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जो कि अशोक का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इसके अलावा कौटिल्य भी उनका नाम था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये थे विष्णुगुप्त या चाणक्य, दोनों उनका नाम था। अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का वर्णन है? सही जवाब है बौद्ध धर्म का। अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का वर्णन है? बौद्ध धर्म का। धम्म शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सही जवाब है अशोक के द्वारा। धम्म शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अशोक के द्वारा। मौर्य काल में सम्राट के न्याय सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो महामात कहा करते थे। ठीक है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वर्धन वंश से। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? सही जवाब है समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी? ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी? ब्राह्मी लिपि। नव नाटक का लेखक कौन था? भास। नव नाटक का लेखक कौन था? भास। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। गुप्त काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? सही जवाब है स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? स्वर्ण मुद्रा। आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? गुप्त काल के। आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? गुप्त काल के। आर्यभट्टीय ग्रंथ में क्या वर्णित है? खगोल शास्त्र। आर्यभट्टीय ग्रंथ में क्या वर्णित है? खगोल शास्त्र। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? बख्तियार खिलजी के। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसके आक्रमण के समय हुआ था? बख्तियार खिलजी के। शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। पतंजलि किस विषय के ज्ञाता थे? सही जवाब है व्याकरण और योग के। पतंजलि किस विषय के ज्ञाता थे? व्याकरण और योग के। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सप्त सिंधु क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? वैदिक काल से। सप्त सिंधु क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? वैदिक क्षेत्र। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की है। मेघदूतम की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। किसने बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित किया था? बौद्ध परिषद ने किया था। किसने बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया था? बौद्ध परिषद ने। पाल वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। पाल वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। दीवाने शेरशाही पुस्तक किसने लिखी थी?
अब्बास खान सरवानी ने। दीवाने शेरशाही किसने लिखी थी? अब्बास खान सरवानी ने। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? मगध। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? मगध। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? पाली में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? पाली में। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। सारनाथ कहाँ स्थित है? सही जवाब है वाराणसी। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अजातशत्रु ने किस संघ के विरुद्ध युद्ध किया था? सही जवाब है लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, लिच्छवी संघ के अंतर्गत के विरुद्ध। अगला है बौद्ध परिषदों में प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। ठीक है, धनानंद। ठीक है, सही जवाब है धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में शासन शुरू किया था? ये थे चाणक्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में शासन शुरू किया था? चाणक्य के। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? सही जवाब है 268 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 268 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर किया? ठीक है, तो ये कलिंगा के युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र को और संघमित्रा, इसके पुत्री और पुत्र दोनों को भेजा था। ठीक है, तो पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। दीवान ए राज किसका पद था? सही जवाब है ये दीवान ए राज जो था वो मौर्य काल में पद था। ठीक है, किस काल में था? ये किस काल का पद था? तो मौर्य काल का पद था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की संख्या लगभग कितनी है? तो 33 है। याद रखेंगे अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है वो लगभग 33 है। मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? समहर्ता। मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को समहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल की राजधानी क्या थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है यानी कि चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र, और यह राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक थी। मौर्य काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सही जवाब है संधि विग्रह। ठीक है, तो मौर्य काल में विदेश मंत्री को संधि विग्रह कहा जाता था। कौन सा गुप्त शासक कविराज के नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने रची थी? सही जवाब है हरिसेन ने। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था वो किसके द्वारा रचना की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उसे दिनार कहा जाता था। आर्यभट्ट किस काल का महान गणितज्ञ था? सही जवाब है गुप्त काल का। आर्यभट्ट किस काल का महान गणितज्ञ था? गुप्त काल का।
गुप्त काल में किस भाषा और लिपि का प्रयोग अधिक हुआ है? तो संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का। याद रखेंगे गुप्त काल में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अधिक हुआ है। फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फाहियन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? गुप्त काल के। कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? गुप्त काल के। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता कौन थे? तो चरक ही थे। आयुर्वेद के जो प्रमुख चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चरक के द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत किस विद्या में प्रसिद्ध थे? शल्य चिकित्सा। सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन की विद्या में प्रसिद्ध थे। भास किसके काल के महान नाटककार थे? गुप्त काल के। सही जवाब है ऑप्शन डी। भास जो है वो किसके काल के, किस काल के महान नाटककार थे? तो गुप्त काल के। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? सही जवाब है गुप्त काल की। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त काल में प्रशासन की इकाइयों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। गुप्त काल में प्रशासन की इकाइयों को भुक्ति कहा जाता था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया था? पांड्य ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है और इसे पांड्यों ने बनाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये थे बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हेनसंग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के। हेनसंग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? महायान शाखा को। ठीक है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रयाग में। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रयाग में। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने सिंध पर आक्रमण किया? सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने सिंध पर आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। गुप्तकालीन सिक्कों पर कौन से देवता अंकित रहते थे? सूर्य देवता। गुप्तकालीन सिक्कों पर कौन से देवता अंकित रहते थे? सूर्य देवता। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। तमिल क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये संगम सभ्यता थी। तोलकपियम किस भाषा का पहला व्याकरण है? तो ये तमिल। तोलकपियम जो है वो तमिल भाषा का पहला व्याकरण है। संगम साहित्य किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। संगम साहित्य दक्षिण भारत से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किस काल में प्रयोग हुई? तो ये मौर्य काल में प्रयोग हुई थी। ठीक है, तो भारत में मौर्य काल में सबसे पहले जो मुद्राएं हैं वो प्रयोग में आई थी। किस गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? स्कंदगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? सही जवाब है समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है
मृतकों का टीला, जिसे मरे हुए लोगों का टीला। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। वैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। प्रयाग सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस यूनानी दूत ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये मेगास्थनीज था। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चलिए, अशोक का धर्म प्रचारक महासेन किस देश भेजा गया था? तो श्रीलंका भेजा गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी, ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। कालिदास किस दरबार में विद्वान थे? विक्रमादित्य के। कालिदास किसके दरबार में विद्वान थे? विक्रमादित्य के। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। गांधार शैली किससे संबंधित है? सही जवाब है यूनानी बौद्ध कला से, ठीक है। तो गांधार शैली जो है वो यूनानी बौद्ध कला से संबंधित है। मौर्य काल के दौरान सिक्कों पर किसकी छाप होती थी? पंचमार्क की, ठीक है। तो मौर्य काल के दौरान सिक्कों पर पंचमार्क की जो छाप होती थी। सांची का स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था? तो ये क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था लोहे का प्रयोग। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है त्रिपिटक, फिर से ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी? चाणक्य, ठीक है, चाणक्य से शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे चाणक्य दिया गया है और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, ध्यान रखेंगे। विष्णुगुप्त जो है वो इन्हीं का नाम है। चाणक्य कहा जाए, कौटिल्य कहा जाए या विष्णुगुप्त कहा जाए, तीनों के तीनों नाम जो है इन्हीं के हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी वेद कौन सी है? सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, चारों के चारों यहाँ पे दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाजनपद काल किस युग का था? तो ये बौद्ध काल का था, ठीक है। महाजनपद काल जो है वो बौद्ध काल का था। अगला है अजंता की गुफाएं किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है चित्रकला के लिए। अजंता की गुफाएं जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ये अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित के लेखक जो हैं उनका नाम अश्वघोष है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो ये लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है, या पशुपतु की पूजा किया करते थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्ध को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। बौद्ध की महायान शाखा में बुद्ध को भगवान माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम संगति किस स्थान पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म बौद्ध बना? तो ये कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र है। अगला प्रश्न है हमारा महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। महाजनपदों की कुल जो संख्या थी वह 16 थी।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे 12 महाजनपद कौन था? तो मगध था। सबसे 12 महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभदेव आएगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 321 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चाणक्य के सहायता से। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य तो है ही, तो 3 नामों से जाना जाता है। चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नामों से इनको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? चतुर्थ बौद्ध संघ। अध्यक्षता नहीं की थी, इन्हीं के कनिष्क के ही संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, अध्यक्षता नहीं किए थे। चलिए, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये धानानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धानानंद था। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने इलाहाबाद प्रशस्ति की खुदवाई थी? ठीक है, समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का रचयिता कौन था? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का रचयिता कौन था? पाणिनि थी संस्कृत व्याकरण का रचयिता। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, और ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुई थी। मौर्य काल में कर व्यवस्था कैसी थी? तो ये व्यवस्थित थी। कर व्यवस्था जो थी वो व्यवस्थित थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों की सभा को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। बुद्ध के अनुयायियों की सभा को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? गुप्त काल में बनी थी। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? गुप्त काल में बनी थी। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और ये राजनीति के पुस्तक है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्रा वृत्तांत लेखक गुप्त काल में भारत आया था? ठीक है, तो ये फाहियान जो था ये भारत आया था गुप्त के काल में। फाहियान की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था। फाहियान जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन के लिए आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित हैं? तो ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ये गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका है सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख कवि और नाटककार कौन थे? तो ये कालिदास थे। गुप्तकालीन प्रमुख कवि और नाटककारों में कालिदास प्रमुख थे। चलिए आगे देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? ये शकुंतला। ठीक है, शकुंतला नाटक जो है वो कालिदास द्वारा रचा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। गुप्त काल में किसने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था? सही जवाब है आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो आर्यभट्टीय जो ग्रंथ था वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो सोना थी। ठीक है, तो गुप्त काल में ही सोने की मुद्रा सबसे पहले चलाई गई थी। अजंता की गुफा में चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता की गुफा में चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? भूमि कर। याद रखें, गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? भूमि कर था। गुप्तकाल शासन में कुमार मात्य कौन होता था? ये मंत्री होता था। गुप्त शासन में कुमार मात्य जो होता था वो मंत्री होता था। यह मंत्री को कहा जाता था कुमार मात्य। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो इसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की वीरता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीरता की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी और संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ वारामिहिर किस काल में हुए? तो ये गुप्त काल में हुए। ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ वारामिहिर जो थे वो गुप्त काल के थे। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा था? वारामिहिर ने लिखा था। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो है वो वारामिहिर के द्वारा लिखा गया था।
गुप्त काल में किस विज्ञान की विशेष उन्नति हुई थी? तो खगोल विज्ञान की। ठीक है, तो गुप्त काल में खगोल विज्ञान की पर उन्नति हुई थी। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? दंडी की। 10 कुमार चरित्र जो रचना है वो दंडी द्वारा लिखा गया था। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? हरिसेन ने की थी। आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? नालंदा विश्वविद्यालय से। आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? नालंदा विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस प्रकार की कर व्यवस्था थी? बहुस्तरीय कर प्रणाली। क्या था? बहुस्तरीय कर प्रणाली था गुप्त काल में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाने जाने वाले शासक ने किया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। हेन संघ किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेन संघ किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। अगला प्रश्न हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखी है? तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ये वर्धन वंश का था। हर्षवर्धन किस वंश का था? वर्धन वंश का था। हर्षवर्धन किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? चतुर्थ। जो कहाँ किया गया था? ये कनौज में किया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो कनौज में जो हुआ था उसका ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म ग्रंथ प्रमुख था? बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? तो ये बौद्ध धर्म प्रमुख था उस समय। हर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन क्या था? तो प्रयाग सभा। हर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन क्या था? प्रयाग सभा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री ईत सिंह किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ईत सिंह किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? पाल वंश उभरा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? पाल वंश उभरा। अगला प्रश्न है रत्नावली नाटक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली नामक नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन का शासन किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो उत्तर भारत तक। हर्षवर्धन का शासन है वो उत्तर भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो नरवर्धन ने किया था। नरवर्धन। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? नरवर्धन ने किया था। कनौज को महत्वपूर्ण केंद्र किसने बनाया? हर्षवर्धन ने बनाया। कनौज को महत्वपूर्ण केंद्र किसने बनाया? हर्षवर्धन ने बनाया। गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला शैली क्या थी? नागर शैली। गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला शैली क्या थी? नागर शैली थी। आर्यभट्ट ने कौन सी गणितीय सिद्धांत दिया? तो ये शून्य दिए थे, दशमलव प्रणाली दिए थे, त्रिकोणमिति दिए थे, यानी कि उपरोक्त सभी दिए थे। गुप्त काल में व्यापार किसके माध्यम से होता था? सही जवाब है ये भूमि मार्ग और जल मार्ग दोनों के द्वारा होता था। तो गुप्त काल में व्यापार जो है जल मार्ग और भूमि मार्ग दोनों के द्वारा होता था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त काल में किसने जातक कथाएं संकलित की? तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की सभा में कौन से नवरत्न थे? तो सभी क्षेत्रों के विद्वान थे। विक्रमादित्य के सभा में कौन से थे? तो सभी क्षेत्रों के विद्वान थे और इन सभी को मिला के नवरत्न कहा जाता था। शकुंतला किस विषय पर आधारित है? तो महाभारत, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है शकुंतला। अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई थी? तो साहित्य और विज्ञान व कला के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य विज्ञान और कला के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई थी। आर्य किस दिशा से भारत आए थे? तो ये पश्चिम से आए थे। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये जन्म पर आधारित था। ठीक है, ये वैदिक काल में जो था वो कर्म पे था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म से होने लगा।
अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ब्रह्म नहीं है, बुद्ध धर्म संघ ये तीनों है, जबकि ब्रह्म नहीं है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की रानी कहा गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की रानी कहा गया है? तो ऋग्वेद को नदियों की रानी कहा गया है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किसकी पूजा होती है? सही जवाब है बुद्ध को ही ईश्वर माना गया है। बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा था, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा जो है वो बुद्ध को ईश्वर मानता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वो ऋषभ देव थे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी बिंदुसार के समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है धम्म शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो भाषा है वो क्या है? पाली है। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। न्याय सूत्र किसने लिखा था? ये गौतम के द्वारा लिखा गया था। न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? गौतम के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। पतंजलि किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी? तो ये पतंजलि किस विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये योग के थे। पतंजलि जो थे वो योग विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे। बौधायन सूत्र किस विषय पर संबंधित है? तो ये गणित। बौधायन सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस यूनानी इतिहासकार ने भारत यात्रा की थी? किस यूनानी इतिहासकार ने भारत यात्रा की थी? मेगास्थनीज ने। किस यूनानी इतिहासकार ने भारत यात्रा की थी? मेगास्थनीज ने। भारत नाम किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? महाभारत। भारत नाम किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? महाभारत में। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि के प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के द्वारा चित्रलिपि का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? ये थे कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य दोनों के नाम से जाना जाता है। चाणक्य तो फेमस है ये है। चलिए किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म को अपनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने कब की थी? तो ये तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता इन्होंने की थी। मोगलीपुत्र तीस जो थे वो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस नाटक में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का। कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है किसने आर्यभट्टीय की रचना की थी? तो आर्यभट्टीय की रचना किसने की है? आर्यभट्ट ने की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर या कनौज थी। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। कौन सा धर्म त्रिरत्न पर आधारित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो त्रिरत्न पर आधारित है। अगला प्रश्न अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। अशोक ने बुद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कौन सा महायोजना आयोजित की थी? ये था प्रयाग सभा। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सा महायोजना आयोजित किया था? प्रयाग
किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार की यात्रा की थी? ये था हैनसेन। किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार की यात्रा की थी? हैनसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, हैनसेन भारत की यात्रा किस काल में की थी? गुप्त काल में हर्ष काल में की थी। ठीक है, वर्धन काल में, हर्ष के काल में। कुमार संभवम का रचयिता कौन है? कालिदास। कुमार संभवम का रचयिता कौन है? कालिदास है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो पाणिनि है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को दिया था। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को दिया था। महावीर अहिंसा को क्या बताया? महावीर ने सर्वश्रेष्ठ धर्म था, अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया था। अगला प्रश्न है, महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। महावीर का जो निर्माण हुआ था पावापुरी में हुआ था। कुशीनगर में जो निर्माण हुआ था ये बुद्ध का हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बोध गया में था। सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में धर्म किसे कहा जाता है? धर्म को। बौद्ध साहित्य में धर्म किसे कहा जाता है? धर्म को धर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? प्रयाग। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? प्रयाग शिलालेख। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? ये वेनसंग था। कौन सा? वेनसंग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं वो शूद्रक हैं। चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। चोल राजवंश की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब है पुहार। चोल शासकों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पुहार था। भारत में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलवाए? ये कुषाणों ने चलवाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने चलवाए। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बुद्ध से। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किस काल में लिखा था? सही जवाब है मौर्य काल में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किस काल में लिखा था? मौर्य काल में लिखा था। सबसे पहले शून्य का प्रयोग किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। सबसे पहले शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त युग को किस कारण भारतीय स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, साहित्य एवं कला के विकास के कारण। साहित्य और कला के विकास के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से नवाजा जाता है? तो इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख था। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुख था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, किस काल में ताम्रपत्रों का उपयोग हुआ था? सही जवाब है गुप्त काल में। किस काल में ताम्रपत्रों की आवश्यकता होती है? किस काल में ताम्रपत्रों का उपयोग हुआ करता था? तो गुप्त काल में ताम्रपत्रों का उपयोग होता था लिखने के लिए। शिव सिंह की 2 वाणियाँ किस भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश।
शिव सिंह की 2 बानियाँ अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्थापना के को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शब्द सिंधु शब्द किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। शब्द सिंधु शब्द जो है वो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, बरहउत स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बरहउत स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है? बोध गया। कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है? बोध गया। तक्षशिला किस नदी के किनारे था? झेलम नदी के किनारे। तक्षशिला किस नदी के किनारे था? झेलम नदी के किनारे। अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को प्रचार कर लिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा और बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था 261 ईसा पूर्व में। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? बुद्ध ने की थी। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? बुद्ध ने की थी। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ये कुशीनगर में दिया गया था। बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वैशाली किस जनपद की राजधानी थी? वज्जी जनपद की। वैशाली किस जनपद की राजधानी थी? वज्जी जनपद की। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन शक्तिशाली राजा बना? ठीक है, तो इसका कोई विशेष वर्णन नहीं है। वत्स जनपद की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी। वत्स जनपद की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी। सबसे पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन किसने दिलाया? चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, कुमार संभवम के रचयिता कौन थे? कालिदास। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कालिदास। बौद्ध धर्म में स्तूप को क्या महत्व है? ये समाधि स्थल है। समाधि स्थल है। बौद्ध धर्म में स्तूप का क्या महत्व है? यह एक समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा। नागार्जुन बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा। अगला प्रश्न है, पतंजलि किस विषय से संबंधित है? तो योग से। पतंजलि किस विषय से संबंधित है? योग से। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? सही जवाब है बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? साहित्य और कला का। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? गुप्त और कला का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया? सही जवाब है भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर। हठ योग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मत्स्येंद्र नाथ ने। हठ योग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।